dear viewers, welcome back Career in Pakistan. This is your mentor Miss Noorul Huda. आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 2026 के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। इस वीडियो में हम ये डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स ऑप्शनल हैं और साथ में आप लोगों को कौन कौन सी अटैचमेंट्स चाहिए होंगी। उसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स का नोटरी पब्लिक होना लाजमी है या नहीं और किस कंडीशन में नोटरी पब्लिक होना लाजमी है। और इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में एक और अपडेट भी शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए बिना किसी टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। अच्छा, सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं यहाँ आपको बता दूँ, वो ये है नोटराइज डॉक्यूमेंट्स, ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, CNIC डोमिसाइल बर्थ सर्टिफिकेट एंड इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, IBCC, HEC इफ़ नीडेड। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुने। आपके जितने भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं ना, इन डॉक्यूमेंट्स को नोटरी पब्लिक करवाना लाजमी है, लेकिन कब? जब नीड हो, इफ़ नीडेड। अच्छा, इन डॉक्यूमेंट्स को आप IBCC या HEC से वेरीफाई करवाएंगे, लेकिन ये आप कब करवाएंगे? ये जस्ट उन स्टूडेंट्स के लिए है जो टाइप बी के थ्रू अप्लाई करते हैं। जितने भी स्टूडेंट टाइप बी के थ्रू अप्लाई करेंगे तो उनको अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स नोटरी पब्लिक करवाना लाजमी होंगे, ठीक। लेकिन जो स्टूडेंट टाइप ए के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो उनको फ़िलहाल इस इनिशियल स्टेज पर डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। लेकिन जब उनकी सिलेक्शन होती है, प्रोसीजर आगे कंटिन्यू होता है तो फिर उनको करवाने पड़ते हैं। बट इनिशियल स्टेज पर टाइप ए के स्टूडेंट को कोई भी अटेस्टेशन नहीं करवानी। अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इस स्कॉलरशिप के लिए वो है वैलिड पासपोर्ट। मस्ट बी वैलिड अंटिल 1 मार्च 2027 और लेटर, ठीक। तो सबसे पहले आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना लाजमी है और उसकी वैलिडिटी जो है वो मिनिमम 1 मार्च 2027 तक होनी चाहिए। उससे पहले अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है तो आपका वो पासपोर्ट भी एक्सेप्ट नहीं होगा, आपको उसकी डेट एक्सटेंड करवानी पड़ेगी या न्यू पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और जिन स्टूडेंट्स के पासपोर्ट नहीं है तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी जितना जल्दी हो सके पासपोर्ट बनवाएं, क्योंकि पासपोर्ट बनने में काफ़ी टाइम लगता है और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए ये कंपल्सरी डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। अब इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट में काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि IELTS या टॉफल्स की रिक्वायरमेंट है या एक और टेस्ट होता है डुओलिंगो टेस्ट, अब वो भी एक्सेप्ट होता है। तो क्या हमें उनमें से किसी टेस्ट को देना है, उसका सर्टिफिकेट रिक्वायर है या कोई और भी चल सकता है किसी एकेडमी का? तो बेटा मैं आपको 2 मेथड सजेस्ट करूँगी। अगर आपके पास IELTS, टॉफल्स या लिंगो का टेस्ट है तो आप उसका स्कोर सबमिट करें। अगर आपके पास वो नहीं है तो काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं कि हमारे एरियाज़ में जो इंग्लिश लैंग्वेज की अकेडमीज़ होती हैं वहाँ से हमें जो सर्टिफिकेट मिलता है वो सर्टिफिकेट दे देते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपने वो सर्टिफिकेट नहीं देना, क्योंकि वो जो अकेडमीज़ होती हैं वो इंटरनेशनली रजिस्टर्ड नहीं होती और इंटरनेशनल लेवल पर उन अकेडमीज़ के सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं होते। नेशनल लेवल पर हो जाते हैं, पाकिस्तान में हो जाएंगे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर नहीं होंगे। तो फिर आपने क्या करना है, जहाँ से आपने अपनी लास्ट डिग्री कंप्लीट की है यानी इंटरमीडिएट कंप्लीट की है और जो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं जहाँ से उन्होंने बैचलर्स कंप्लीट किए वहाँ से जाएं और वहाँ से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवाएंगे। उसमें आपका प्रीवियस इंस्टीट्यूट वाले ये लिख कर देते हैं कि इस स्टूडेंट ने हमारे इदारे से अपनी डिग्री कंप्लीट की है और इंग्लिश मीडियम में कंप्लीट की है, तो अब ये आगे इंग्लिश मीडियम में अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकता है। तो इस तरह से आप अपना इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवा लें। नेक्स्ट है ऑल सर्टिफिकेट्स एंड ट्रांसक्रिप्ट्स। आपकी जितनी भी प्रीवियस डिग्रीज हैं उनके सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, ये जो ट्रांसक्रिप्ट का वर्ड है ये बेसिकली मास्टर्स के स्टूडेंट के लिए सेपरेट होता है। जो मास्टर्स के स्टूडेंट अप्लाई करते हैं ना तो उनके पास 2 चीज़ें होती हैं, मार्कशीट भी और ट्रांसक्रिप्ट भी। मार्कशीट उनकी हर सेमेस्टर की अलग अलग होती है और ट्रांसक्रिप्ट उनकी जो लास्ट मार्कशीट आती है जिसमें तमाम सेमेस्टर का रिजल्ट मेंशन होता है उसे ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। तो मास्टर्स के स्टूडेंट ये मेक श्योर करें उनके पास मार्कशीट भी हो और ट्रांसक्रिप्ट भी। लेकिन जो स्टूडेंट बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पास मैट्रिक और FSC की मार्कशीट का होना लाजमी है। नेक्स्ट है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। आप लोगों ने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाना है, वो लाजमी होना चाहिए और उसकी भी टाइम ड्यूरेशन है कि वो 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है फॉरेनर फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म प्लस ब्लड टेस्ट रिजल्ट्स वैलिड विद इन 6 मंथ। अच्छा, फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म ये मेडिकल फॉर्म होता है और ये वो सेम नहीं होता जो आपने हंगरी के लिए बनवाया था, ये चेंज होता है। इनका अपना एक फॉर्मेट और टेम्पलेट होता है, वो मैं आपसे शेयर करूंगी इंशाल्लाह। मैं इस पर कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी कि आपने ये चाइना के लिए मेडिकल फॉर्म कैसे बनवाना है
और उसके साथ आपके ब्लड टेस्ट, उनकी रिपोर्ट्स, चेस्ट एक्सरे और एक दो और टेस्ट होते हैं, वो लिखे हुए होते हैं उस फॉर्म पर। तो इंशाल्लाह मैं डिटेल से कवर करूंगी कि आपको वो सारी रिपोर्ट्स भी शेयर करनी होंगी। ऐसा नहीं है आपने सर्टिफिकेट फेक बनवा लिया है, स्टैंप लगवा के अप्लाई कर दिया, नहीं। आपको उसके साथ कुछ टेस्ट लिखे हुए हैं, जैसे एड्स का है, कोविड का है, इस तरह के, तो आपको उनकी रिपोर्ट्स भी साथ में अटैच करनी होंगी। अच्छा, यहाँ पर है इशूड विद इन 6 मंथ बिफोर द डेडलाइन। अच्छा, स्कॉलरशिप की डेडलाइन तक वो 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक। अच्छा, अब जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है स्टडी प्लान रिसर्च प्रपोजल। ये आपका इंग्लिश या चाइनीज़ लैंग्वेज में होना चाहिए। अब जो बैचलर के स्टूडेंट्स हैं उनका स्टडी प्लान होता है, मास्टर्स के स्टूडेंट का भी स्टडी प्लान होता है और थोड़ा डिटेल से होता है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने लिखा भी, अंडर ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट हैं उनका 200+ वर्ड्स का होना चाहिए, और मास्टर्स के स्टूडेंट या पीएचडी के तो उनका 800+ वर्ड्स का स्टडी प्लान होना चाहिए। स्टडी प्लान में आप ये कंप्लीट डिटेल से लिखते हैं कि आपके प्लान्स क्या हैं, आप वहाँ पर जाके क्या पढ़ना चाहते हैं और आप वहाँ से क्या सीखेंगे और आप कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे, और डिग्री को कंप्लीट करने के बाद आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, ठीक है। अब रिसर्च प्रपोजल की बात करते हैं, तो ये रिसर्च प्रपोजल मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट के लिए होता है। तो वहाँ पर वो अपने रिसर्च प्रपोजल देते हैं कि वो कौन कौन सी फील्ड में या कौन कौन सी चीज़ों पर रिसर्च करेंगे, ठीक। और ये डॉक्यूमेंट आपका जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, आपको स्कॉलरशिप मिलने के उतने ज़्यादा चांसेस होंगे, ठीक। अब हम आते हैं नेक्स्ट, प्री एडमिशन लेटर फ्रॉम चाइनीज़ यूनिवर्सिटी, ऑप्शनल बट स्ट्रांगली रिकमेंडेड फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी। अच्छा, यहाँ पर सिंपल सी बात एक्सेप्टेंस लेटर की हो रही है। ये ऑप्शनल है, लेकिन मास्टर्स और पीएचडी वालों को स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाता है कि वो एक्सेप्टेंस लेटर लेकर उसकी बिहाफ पर अप्लाई करें। अब एक्सेप्टेंस लेटर क्या होता है कि जब मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई करने से पहले चाइना की जिन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं और जिन प्रोफेसर्स के पास, तो वो उनको ईमेल्स करते हैं, अपनी सीवी भेजते हैं, उनको अपनी रिसर्च डायरेक्शंस भेजते हैं और उनसे एक्सेप्टेंस लेटर लेते हैं, जिसमें चाइनीज़ प्रोफेसर ये मेंशन करके देता है कि हाँ, मैं इस स्टूडेंट को सुपरवाइज करने के लिए रेडी हूँ, ठीक। तो ये डॉक्यूमेंट उनकी स्कॉलरशिप के चांसेस बढ़ा देता है। ये बैचलर्स के लिए नहीं है, उनको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं लेना होता। नेक्स्ट है हमारे पास 2 रिकमेंडेशन लेटर्स मास्टर्स एंड पीएचडी ओनली। 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए, ये मास्टर्स और पीएचडी के लिए होते हैं कि जहाँ से उन्होंने लास्ट डिग्री कंप्लीट की है वहाँ के प्रोफेसर्स या फिर एसोसिएट प्रोफेसर से वो रिकमेंडेशन लेटर्स लेते हैं, 2 डिफरेंट प्रोफेसर से। वो ये मेंशन करके देते हैं कि वो इन स्टूडेंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं कि ये बाहर जाकर पढ़ें, ठीक। और बैचलर के स्टूडेंट भी काफ़ी हद तक ट्राई करते हैं, लेकिन उनके लिए ये कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट है एनओसी फ्रॉम एम्प्लॉयर इफ़ करंटली एम्प्लॉयड। और अगर आप इस वक्त कोई जॉब कर रहे हैं किसी भी इदारे में, तो आपको वहाँ से एनओसी लेनी होगी। एनओसी क्या होता है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आपका वो इदारा आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बना के देता है कि आपके उस इंस्टीट्यूट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप बाहर जाकर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लीगल गार्डियन डॉक्यूमेंट्स इफ़ अंडर 18। और अगर आपकी एज 18 ईयर्स से कम है तो आप फिर लीगल गार्डियंस डॉक्यूमेंट्स बनवा कर देंगे, जिसमें ये होगा कि चाइना में आपका कोई ऐसा रिलेटिव, कोई ऐसा जानने वाला जिसको आपके पेरेंट्स आपका गार्डियन बना रहे हैं वहाँ चाइना में, तो आपको वो डॉक्यूमेंट भी देना होगा कि वहाँ चाइना में आपका ख्याल वो रखेंगे, लेकिन अगर आप अंडर 18 हैं, ठीक। और जो लास्ट डॉक्यूमेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपकी सीवी। अच्छा, सीवी मास्टर्स और पीएचडी वालों की थोड़ी डिफरेंट होती है और बैचलर्स के स्टूडेंट की सीवी थोड़ी डिफरेंट होती है। तो बैचलर के स्टूडेंट के लिए जो सीवी बनती है उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स को चाहिए तो वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, तो मैं उस पर भी डिटेल से वीडियो बनाऊँगी। अब यहाँ आपकी सीवी मोस्ट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और बैचलर के स्टूडेंट काइंडली उस वीडियो को लाजमी फॉलो कीजिएगा जो कि मैंने सीवी के हवाले से बनाई है। उसी मेथड से आपकी सीवी बनेगी, इस मेथड से नहीं बनेगी जिससे हम पाकिस्तान में बनाते हैं, ठीक। और मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट अपनी सीवी में रिसर्च डायरेक्शंस भी ऐड करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस बता रही हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आपने इनको लाजमी फॉलो करना है। प्रोवाइड एक्यूरेट ईमेल, फ़ोन एंड पोस्टल एड्रेस। आप अपना जो भी कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, जो भी ईमेल और जो भी पोस्टल एड्रेस देंगे, आपने ये मेक श्योर करना है कि वो वैलिड होना चाहिए और बिल्कुल सही होना चाहिए। आप जो ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं ना, आपने मेक श्योर करना है कि आपने उस ईमेल पर भी एक्टिव रहना है
और उस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी एक्टिव रहना है। ऐसा ना हो आपने एक नंबर दिया और आपने वो सिम बंद कर दी, तो फिर वो लोग आपसे जब कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपका कांटेक्ट नहीं होगा। और आपने ईमेल एड्रेस भी वो देनी है जो आप पर्सनली यूज़ कर रहे हैं, ठीक। और एड्रेस भी आपने मेक श्योर करके एक्यूरेट एड्रेस देना है कि अगर आपको कोई लेटर भेजा जाता है तो वो आपको रिसीव हो सके। नेक्स्ट है हमारे पास अपलोड क्लियर वैलिड ऑथेंटिक स्कैन डॉक्यूमेंट। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑथेंटिक होने चाहिए। आपने मेक श्योर करना है कि आपने उनको अच्छे से ही स्कैन करना है, क्लियरली विजिबल टेक्स्ट हो उन पर, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है फॉल्स इन्फॉर्मेशन इज इक्वल टू डिसक्वालिफिकेशन प्लस परमानेंट बैन। अगर आप अपनी एप्लीकेशन में कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं तो उसमें आपको ये रिस्क हो सकता है, जैसे ही उनको पता चला कि आपकी ये इन्फॉर्मेशन फेक है, आपको स्कॉलरशिप से डिसक्वालीफाई भी किया जा सकता है और आपको परमानेंटली बैन भी किया जा सकता है कि आप दोबारा कभी भी चाइना में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है अप्लाई अर्ली टू अवॉइड पोर्टल इश्यूज़। आप पोर्टल इश्यूज से बचने के लिए कोशिश करें कि आप पहले ही अप्लाई करें स्टार्टिंग के डेज़ में, क्योंकि जब लास्ट डेट होता है तो चाइना की वेबसाइट तो फिर भी चलती है, बट जो HEC का पोर्टल है उसकी लिंक बिल्कुल डाउन हो जाती है, उसका सर्वर ही काम नहीं कर रहा होता और तब आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो रही होती। लास्ट टाइम भी मैंने जब हंगरी के लिए स्टूडेंट्स का अप्लाई किया था तो जिन स्टूडेंट्स ने मुझे लास्ट डेट्स में अपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे तो हंगरी के पोर्टल पर उनकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई थी, लेकिन HEC का पोर्टल बहुत ज़्यादा डाउन था और दिन में तो वो बिल्कुल काम नहीं करता था। फिर मैं रात में 12-1 बजे तक जागती थी कि रात के टाइम जब उस पर ट्रैफिक कम होता था तब वो पोर्टल काम करता था, मैं उनकी एप्लीकेशन सबमिट कर देती थी। तो इसी तरह से आपने ये कोशिश करनी है कि आप जितना जल्दी हो सके अप्लाई करें ताकि आप पोर्टल इश्यूज से बच सकें। नेक्स्ट है मस्ट कंप्लीट बोथ एप्लीकेशंस। आपने मेक श्योर करना है कि आपने दोनों HEC पोर्टल और CSC पोर्टल पर दोनों पर एप्लीकेशंस को कंप्लीट करना है और कंप्लीट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है। HEC एप्लीकेशन डेडलाइन मंडे 5 जनवरी 2025 4 PM, ठीक। अब जो HEC की एप्लीकेशन है उसकी डेडलाइन 5 जनवरी 2025 है और उन्होंने ये एग्जैक्ट टाइम भी बताया कि इस टाइम तक, इसके बाद आप कोई भी एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते। अटैचमेंट फॉर रेफरेंस। अब आप इन अटैचमेंट्स के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं, ये जस्ट उनकी वेबसाइट पर लिखा हुआ था तो मैंने कॉपी पेस्ट किया है कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन भी हो। इंस्ट्रक्शंस फॉर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो आपने क्लियरली पढ़नी है, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन गाइडलाइंस, तो वो गाइडलाइंस भी आपने एक्यूरेटली पढ़नी है। नेक्स्ट है CSCA स्कोर रिपोर्ट, ये आपने लाजमी अटैच करनी है। बैचलर्स एप्लीकेंट्स ओनली, जितने भी बैचलर्स के एप्लीकेंट्स हैं उनको CSCA स्कोर की रिपोर्ट लाजमी सबमिट करनी होगी और CSCA टेस्ट में उनके मिनिमम 50 मार्क्स आने चाहिए। नेक्स्ट है फॉरेनर फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म विद मेडिकल रिपोर्ट्स, और जो आपकी दूसरी अटैचमेंट्स हैं वो आपके मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ होंगी और वो आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स होंगी। अब कौन कौन सी मेडिकल रिपोर्ट्स रिक्वायर हैं तो इंशाल्लाह मैं इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो CSCA स्कॉलरशिप पर बनाऊंगी ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकें, ठीक। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ जो एक और अपडेट शेयर करने वाली थी वो ये है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं YouTube पर अब हर वक्त एक्टिव नहीं होती और आप लोगों को समटाइम हफ्ता भी वीडियोस का वेट करना पड़ता है, तो इस इशू को सॉल्व आउट करने के लिए मैंने फेसबुक पेज क्रिएट किया है और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो मैं उन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा और फेसबुक पेज पर भी हमें फॉलो कीजिएगा। वहाँ पर ये है कि अगर मैं यूट्यूब पर वीडियो नहीं भी बना पा रही तो मैं वहाँ पर पोस्ट शेयर कर दूंगी, टेक्स्ट कर दूंगी, ताकि आप लोगों को एग्जैक्ट टाइम पर इंफॉर्मेशन मिलती रहे। होप कि हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।